नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था हिमालय के बारे में, भारत के उत्तरी जो विशाल मैदान है उसके बारे में। फिर से थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें कि भारत के जो उत्तरी भाग है, भारत के उत्तरी भाग में हमारा सबसे उत्तरी भाग में हिमालय है। हिमालय के नीचे जो है, हिमालय का हम लोगों ने 3 पार्ट किया था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। इसके जस्ट नीचे जो है हमारा मैदानी भाग है। ठीक, मैदानी भाग की विशेषताओं में हम लोगों ने देखा था कि इसमें मैदानी भाग को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तरफ इधर से सिंधु का मैदान, सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद गंगा का मैदान, गंगा, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। गंगा के मैदान को भी हम लोगों ने देखा कि उच्च गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हम लोगों ने देख लिया है। अब 2 टॉपिक हम लोग का इसमें बचा हुआ है, जो वो है आपको कि जो नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण और मैदानी क्षेत्र की विशेषता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएं, नदी घाटियों के आधार पर मैदानी क्षेत्र हिमालय का वर्गीकरण। नदी घाटी के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। ठीक है, वर्गीकरण। तो यहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा हम देखेंगे कि सबसे पहले नदी घाटी के आधार पर, तो क्या इससे पहले हम लोग किस चीज़ के आधार पर पढ़े हैं हिमालय का वर्गीकरण? तो इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा है वो लैटिट्यूड, जो अक्षांश के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण है, उस आधार पे हम लोगों ने पढ़ा है कि हाँ, ऐसे एक समानांतर रूप में 3 पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। लेकिन सबसे पहले नदी घाटी के आधार पर एक विद्वान थे, सिडनी बुरार्ड। इनका नाम थोड़ा सा लिख लीजिए आप। सिडनी बुरार्ड नामक विद्वान जो थे, इन्होंने क्या किया कि हिमालय को नदी घाटियों के आधार पे, चूँकि मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे हिमालय है, एक पर्वत श्रेणी ये है, एक पर्वत श्रेणी ये है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि ज्वाइंटेड है, बीच से यहाँ से कोई नदी ऐसे निकल रही है, तो इसकी ऊंचाई को तो काटेगी। तो एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर सिडनी बुरार्ड महोदय ने क्या किया कि नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को मुख्य रूप से 3-4 भागों में उसको बांट दिया है। तो जो नदी घाटी के आधार पर सबसे पहले किसने बांटा था? तो सिडनी बुरार्ड ने। उसने थोड़ा सा एक मैप भी बना लीजिए, उसके बारे में हम लिख भी लेते हैं। ये सबसे पहले हमारी सिंधु नदी है, सिंधु, इंडस, सिंधु नदी हो गया। सिंधु नदी, और इधर जो आइएगा आप यहाँ पे, तो इसकी सहायक नदी है वो सतलुज नदी, आके सिंधु में मिल जाती है, सतलुज या सतलज। ठीक है, तो सतलज नदी और सिंधु नदी जो है, सिंधु और सतलज का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, या इसको मेनली हम कश्मीर हिमालय भी कभी कभी कह देते हैं, कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय कहिए या कश्मीर हिमालय कहिए, दोनों बात एक ही है। सतलुज नदी, और यहाँ से एक छोटी सी नदी निकलती है, काली नदी। काली, हिमालय से थोड़ा सा आप देखिएगा, उत्तराखंड के जस्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है यह नदी, काली नदी। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इस जो हिमालय वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोनों मिला करके हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसके बाद काली नदी, और इधर चले आइए आप, जो क्या बोलते हैं, असम और जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, वहाँ पे एक नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं, बाद में आकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी में से आके उसकी सहायक नदी है तीस्ता नदी, तीस्ता, और ये हो गया ब्रह्मपुत्र।
तो तीस्ता नदी में तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिंधु और सतलज के क्षेत्र को हमने पंजाब हिमालय कह दिया, श्रीनी बुराड़ महोदय ने। सतलज और जो काली नदी है इसको हिमाचल हिमालय का नाम दिया गया। काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय, ठीक है। और जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है इसको असम हिमालय का नाम दिया जाता है, असम हिमालय। तो सबसे पहले एक श्रीनी बुराड़ महोदय ने एक ये दृष्टिकोण दिया कि हम हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर भी बांट सकते हैं, क्योंकि नदी घाटियाँ जो हैं, नदियाँ जो हैं, इनको हिमालय को ऐसे तोड़ करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। इस आधार पे भी हम इनको पढ़ सकते हैं। इसमें जो नेपाल हिमालय की ऊंचाई सर्वोच्च है, आपको पता ही नेपाल हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो पंजाब हिमालय हो गया, हिमाचल हिमालय हो गया जो सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे अब बढ़ते हैं, जो हमारे उत्तरी विशाल मैदान है भारत का, उसकी कुछ विशेषताएं हम लोगों ने बात नहीं की हैं, उसको देख लेते हैं। अब हेडिंग बना दीजिए, उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर उत्तर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण, मैदान का वर्गीकरण, ठीक है। तो पिछले क्लास में उन्होंने बात किया था कि नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलते हुए अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, बालू, बजरी, कंकड़ लेते हैं और मैदानी इलाके में उसको डिपॉजिट करती हैं, मतलब जमा कर देती हैं। तो उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उसको उच्चावच कहते हैं। तो उच्चावच के आधार पर जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका वर्गीकरण हम लोगों ने कितने भागों में किया, तो इसको मुख्य रूप से हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन सा? एक है सबसे पहले भाबर प्रदेश, भाबर। दूसरा है खादर प्रदेश। तीसरा है भाबर के बाद आता है तराई प्रदेश। उसके बाद खादर और बांगर, खादर तथा बांगर। अब इसको समझना है आपको कि भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, तराई प्रदेश किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, खादर प्रदेश क्या है, इसकी क्या विशेषता है, बांगर प्रदेश क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं, ये मान लेते हैं कि ये पर्वतें हैं, पहाड़ हैं, ये सब, ठीक है, ये पहाड़ है। तो यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं तो इसको तो तोड़ेंगी। अब तोड़ेंगी, अब जब नदियाँ निकल रही हैं पहाड़ी भागों से तो उस पर ढलान भी है। तो उस ढलान से निकलते हुए नदियाँ क्या करती हैं कि अपने साथ जो भी पत्थर के टुकड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं, बहुत बड़े बड़े, तो उनको, चूँकि उनमें एक ढलान होता है, एक स्लोप होता है, तो उनमें ढोने की क्षमता भी अधिक होती है। तो ढोने की क्षमता अधिक है तो वो कुछ दूरी उसको ले आते हैं अपने साथ। लेकिन जो वो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो मैदानी भागों का स्लोप क्या होता है, थोड़ा सा कम होता जाता है। और जैसे जैसे कम होता है तो नदी की जो धारा की जो गति है, जो स्टीम की जो मोशन है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम होता है तो क्या होता है, जो बड़े पदार्थ होंगे, अब आप ही सोच के देखिए कि उसमें जो बड़े पदार्थ हैं, जैसे जैसे नदी की धारा की गति कम होगी, जो पानी के बहाव की गति अगर कम होगी, तो उसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सबसे पहले जमेंगे, उसको पहले नदियाँ छोड़ देंगी। तो हिमालय के गिरिपदीय, मतलब जो ये फुट हिल्स है, यहीं पे लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में, 8 to 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में ये पूरा का पूरा जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है नदियाँ यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, लाके यहाँ पे जमा कर देती हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा पत्थर। और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश, ठीक है। और आप ही देखिए कि अगर बड़े बड़े पत्थर हैं तो इनमें से बीच से नदियाँ निकल जाएंगी, वो विलुप्त हो जाएंगी।
तो आपके बुक्स में ये सब दिया रहता है कि किस प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर एक के बाद एक वो जमा करती रहती हैं, बीच से पत्थर के ही बीच से वो नदियाँ निकल जाती हैं और इसीलिए हमको वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाबर प्रदेश। भाबर या भाबर भी कहीं होता है, भाबर। ठीक है, भाबर या भाबर। तो भाबर प्रदेश ये हो गया। इसके बाद अब देखिए, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो तो वहीं पे डिपॉजिट हो गए। ठीक है, उससे जो छोटे छोटे कण हैं वो थोड़ा दूर तक आएंगे और, लेकिन जो उससे छोटे हैं वो थोड़ा और आगे आकर के थोड़ा और छोटे मात्रा में ये डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे जम जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग तराई प्रदेश। इसमें जो पत्थर के टुकड़े होते हैं इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। आप बिहार और नेपाल की सीमा पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ये दोनों प्रदेश, या उत्तराखंड में जाएं, देहरादून में जाएं तो ये दोनों प्रदेश आपको मिल जाएंगे। हरिद्वार में आप जाएं तो ये भी प्रदेश, तराई प्रदेश आपको मिल जाएगा। हरिद्वार तो ऐसे मैदानी क्षेत्र है। तो जो यहाँ से तराई प्रदेश जो है ये हो गया हम लोगों का। ये भी लगभग 2 से 4-5 किलोमीटर का जो चौड़ाई है इसका ये होता है। तो जो भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त होती हैं ये तराई प्रदेश में आके, चूँकि ये पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे हैं, इनका जो आकार है तो इनमें आकर के फिर से ये दिखने लगती हैं। तो जो भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त होती हैं वो तराई प्रदेश में आके दिखने लगती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दलदली भूमि, जो वेटलैंड है, दलदली भूमि का निर्माण करती हैं। चूँकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है तो इसमें क्या होता है कि एक दलदल भूमि का निर्माण होता है, लेकिन ये कृषि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। अब इसकी तुलना अगर भाबर प्रदेश से किया जाए तो इसकी तुलना भाबर प्रदेश से करें तो देख लीजिए इसमें आप कृषि नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर इसमें केवल हैं। आप कैसे कृषि कर सकते हैं? जनसंख्या के बसाव के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र अत्यंत अनुपयोगी है। ये तराई प्रदेश थोड़ा बहुत इसमें उपयोग हो सकता है। अब देखिए, जैसे जैसे मैदानी क्षेत्रों में आती जाती हैं नदियाँ, तो इसमें क्या होता है कि ढाल बहुत धीरे धीरे कम मिलता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि विसर्पीकरण, मतलब ये सर्प के जैसे आकार पे ये सब घूमती मतलब नदियाँ जो है वो आकार का लेने लगती हैं। ठीक है, ऐसे घूमने लगती हैं। अब इसमें देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि नदियाँ हैं ये, तो इनके द्वारा बाढ़ भी आता होगा प्रत्येक वर्ष, या जब भी ऐसा मौसम हो तो बाढ़ आता होगा। तो आप सोचिए कि आज से हम लोग करोड़ों वर्ष पहले की बातें कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई क्षेत्र ऐसा है जो, मान लीजिए ये नदी हो गया, ये बीच वाला क्षेत्र है, ये नदी हो गया, ये नदी हो गया। तो इसके मान लीजिए आज से करोड़ वर्ष पहले या लाख वर्ष पहले यहाँ तक ये जो नदियाँ हैं, इस एरिया पॉइंट ए तक, यहाँ तक इसका बाढ़ पहुँच पाता था, यहाँ तक इसका बाढ़ पहुँच पाता था। तो पहुँच पाता था तो वहाँ पे बाढ़ का मैदान, बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी, वो धीरे धीरे वहाँ पे डिपॉजिट होते होते अब करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो बाढ़ का जो पानी है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ, मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ये यहाँ तक पहले आ पाता था पॉइंट ए, और यहाँ पॉइंट बी दे देते हैं। तो यहाँ तक पूरा बाढ़ का पानी आता था। तो जहाँ पे भी पहले बाढ़ का पानी आता था अब नहीं आता, चूँकि अब धीरे धीरे क्या होता गया है, बाढ़ के द्वारा इसकी यहाँ पे मिट्टी का डिपोजिशन होता गया है, यहाँ मिट्टी का जमा होता गया है और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है ऊंचा उठता गया है। तो बाढ़ का पानी अब यहाँ तक ही आता है, मान लीजिए यहाँ तक आता है पॉइंट सी और डी तक। तो इस पॉइंट को हम बोले, ये जो प्रदेश है हमारा, ये वाला जो नदी जहाँ अभी भी बाढ़ आता है, जहाँ अभी भी बाढ़ आता है वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश। और जहाँ पे पहले बाढ़ आता था अब बाढ़ नहीं आता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। ठीक है, तो खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश शायद, और तराई और भाबर आप समझ गए। जो खादर प्रदेश है वहाँ पे क्या होता है कि नई जलोढ़ मिट्टी वाले भूमि को या नई जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को हम खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। जहाँ पे पहले बाढ़ आता था लेकिन अब बाढ़ नहीं आता है उसको हम बांगर कहते हैं। अब दोनों में देखिए अब विशेषता इसकी, तो यहाँ पे अगर बाढ़ आता है तो यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी तो अधिक पाई जाएगी, यहाँ का मिट्टी उपजाऊ भी होगा। इसकी तुलना में सबसे अधिक अगर मिट्टी की तुलना में उपजाऊ देखा जाए तो कौन होगा,
ये हमारा खादर प्रदेश होगा। क्योंकि हमेशा नया मिट्टी आ रहा है, नया मिट्टी उसमें जलोढ़ मिट्टी है तो उसमें नमी की मात्रा भी होगी। तो यहाँ लेकिन अब बाढ़ के द्वारा त्रासदी भी यहाँ पे अधिक होगी। चूँकि यहाँ पे बाढ़ नहीं आ रहा तो यहाँ पे बहुत सारे अस्थायी लोग बस चुके हैं, लेकिन इनका जो विकास है वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाएगा। चूँकि अब बार बार बाढ़ आएगा तो आप सड़क बार बार कितना बार बनाएंगे तो टूटेगा ही, विकास की गति कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। हमारे यहाँ इस वाले क्षेत्र को, जो खादर क्षेत्र है, इसको बोलते हैं भाट। जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है उसमें बोलते हैं भाट, और बांगर को तो समझते हैं बांगर। लोग बांगर और भाट के बारे में कहता है सब। तो मैं शायद ये समझा पाया कि खादर, बांगर, तराई और भाबर प्रदेश किसे कहते हैं। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो बहुत बड़े बड़े जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, पत्थरों के टुकड़े होते हैं, उनको पहले जमा करती है, क्योंकि उनमें ढलान धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहते हैं, जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद आते हुए तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश में तो जो पत्थरों के टुकड़े के यहाँ आकार हैं उनका तो आकार छोटा मिलता है, लेकिन ये भी इसमें नदियाँ आकर के क्या होती हैं, फिर से दिखने लगती हैं। ये दलदली क्षेत्र है, कृषि के लिए थोड़ा बहुत उपयोगी है। और खादर और बांगर प्रदेश सबसे अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है और अत्यधिक बाढ़ आने के कारण कभी कभी फसलों की बर्बादी भी होती है, परंतु अच्छे फसल भी कभी कभी होते हैं। इसमें खादर का आप मतलब प्रयोग न करें तो भी काम चल जाएगा। हल्का इसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो ये पूरा का पूरा रीजन हम लोगों ने ऊंचा ऊंच के आधार पर भारत के विशाल मैदान को देखा। अगले क्लास में हम लोगों ने इसकी विशेषता की बात करेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की क्या विशेषता है, या किसी भी मैदानी भाग की क्या विशेषता है। तब तक के लिए जय हिंद।